जिक्सी, तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, फिर भी वे पहले से ही सब कुछ करना जानते हैं। वे अद्भुत हैं। कियाओ शीशी अपने शावकों की काबिलियत से प्रसन्न थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल दुख रहा था। उनको कियाओ आंग सबसे तेज गति से चढ़ाई पर पहुंची। वह सावधानी से एक शाखा पर चला गया और उसने अपने छोटे छोटे पंजे लाल फलों को नीचे गिराने के लिए। पेड़ से लाल लाल फल सरसराहट के साथ नीचे गिरने लगे और जल्द ही वे जमीन पर बिखर गए। नीचे का हिस्सा पूरी तरह से ढका हुआ था। जब कियाओ शीशी ने देखा कि उनके पास पर्याप्त भोजन है, तो उसने उन्हें नीचे आने के लिए कहा। पेड़ थे, ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और उसे दुर्घटना होने का डर था। कियाओ आंग और अन्य लोग अपने मानव रूप में वापस आ गए और प्रत्येक ने एक बड़ा सा सामान उठा रखा था। लाल लाल फलों से भरी बाहें कियाओ शीशी के सामने आईं। उनके गर्व से भरे छोटे छोटे चेहरे मानो चिल्ला रहे थे, जल्दी करो और हमारी प्रशंसा करो। आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया। जल्दी करो और सारे लाल लाल फल पैक कर लो। ठीक है टिल्ड, अब केवल एक ही अंतिम कार्य बचा था। मीलैन, क्या तुम्हें पता है कि घास के फल कहाँ मिलते हैं? मीलैन ने असमंजस में अपनी भौहें सिकोड़ी। घास का फल, यह क्या है? हमने कभी कोई ग्रास फ्रूट नहीं देखा है। अगर मीलैन और बाकी लोगों ने इसे कभी नहीं देखा है, तो यह इस इलाके में दुर्लभ ही होगा। लगता है मुझे इसे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कियाओ शीशी, मीलैन और अन्य लोगों के साथ फल तोड़ना जारी रखती है। सबसे आगे चल रही मीची ने एक आंख के आकार का पीला फल निकाला। जमीन पर गिरा, उसे एक तरफ फेंक दिया और शिकायत की। उफ, ये सब बस येलो अर्थ फ्रूट ही क्यों है? जब कियाओ शीशी ने पीले रंग का मिट्टी का फल देखा, तो उसकी आंखें चमक उठी। क्या ये आलू नहीं है? ये थोड़े छोटे हैं, लेकिन इससे इनके स्वादिष्ट होने में कोई कमी नहीं आती। जानवरों की दुनिया में आने के बाद से उसने लगभग कोई स्टार्चयुक्त भोजन नहीं खाया था। वह मुझे उनकी इतनी तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं रोने ही वाली हूँ। क्या आप लोग ये पीली मिट्टी का फल नहीं खाते? अध्याय 28 कहाँ से कब्ज गो? मीची ने घृणा से अपना सिर हिलाया। वे अच्छे नहीं हैं। इन्हें खाना किसी को पसंद नहीं होता। लेकिन कियाओ शीशी ने उत्सुकता से जमीन से सभी पीले मिट्टी के फल इकट्ठा किए और उन्हें रख दिया। उन्होंने उन्हें अपने बैग में रख लिया। आग में भूनने के बाद ये पीले रंग के फल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मीची ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उन्हें भून लें। कसी, क्या तुम्हें आग जलाना आता है? हम वापस आने पर मैं ढेर सारे भून लूंगा। आप आकर इसे चख सकते हैं। तो मैं जरूर आऊंगा। जिक्सी, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। मीलैन को भी यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि आग पर भुने हुए पीले मिट्टी के फल का स्वाद कैसा होगा। मीची ने उत्साहपूर्वक कहा, मैं भी चलूंगी। मैं भी चलूंगा। ठीक है। बाओबा को पूरी तरह से भर खाने के बाद ही कियाओ शीशी संतुष्ट होकर खड़ी हुई। अब समय हो गया था, इसलिए सभी लोग पहाड़ से नीचे उतरने लगे। कियाओ शीशी ने पहाड़ों के भीतरी हिस्से की ओर देखा। जिनलिंग और बाकी लोग अभी तक वापस नहीं लौटे थे और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे कैसे थे कर रहा है। जब वह चिंतित थी, तभी घने जंगल से कई नर पशु मानव प्रकट हुए। सबसे आगे वाले लोग एक भूरे भालू को ले जा रहे थे और जिनलिंग भी वहीं थी। उनके पीछे पीछे चलना। जिनलिंग को देखते ही कियाओ शीशी की आंखें चमक उठी और वह उत्सुकता से उसकी ओर दौड़ पड़ी। जिनलिंग, क्या तुम ठीक हो? कियाओ शीशी को दौड़ते हुए देखकर जिनलिंग के चेहरे का उग्र भाव गायब हो गया। मैं ठीक हूँ। उसकी बातों के बावजूद कियाओ शीशी ने उसे सिर से पैर तक अच्छी तरह से जांचा। होनशी ने उनकी बातचीत देखी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। जिनलिंग के सुरक्षित होने का यकीन हो जाने के बाद कियाओ शीशी ने होनशी और उसकी ओर देखा। दूसरों को कृतज्ञतापूर्वक, आज आप सभी की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होनशी ने सिर हिलाया। अब तुम कबीले में रह रहे हो, इसलिए हम चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं, इतना कहकर होनशी पहाड़ से नीचे उतर गई। जिनलिंग ने कियाओ शीशी की गति से तालमेल बिठाने के लिए अपनी गति धीमी कर दी और वे जल्द ही होनशी से पीछे रह गए। अन्य लोग, आप सबको क्या मिला? कियाओ शीशी ने अपने बाव से एक पीला मिट्टी का फल निकाला। ये पीला मिट्टी का फल है और कुछ लाल रंग के फल और जंगली सब्जियां। मैं बनाऊंगा, जब हम वापस आएंगे तो आप सभी के लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आओगे। जिनलिंग ने उसके उज्ज्वल मुस्कुराते चेहरे को देखा। उसकी आंखों में स्नेह भरा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथों से पैकेट ले लिया। ठीक है। जब वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे, तो कियाओ शीशी ने अपने 3 शावकों को उनका इंतजार करते हुए देखा। उन्हें माँ कियाओ उसकी बाहों में कूद पड़ी। कियाओ शीशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप सब थके हुए होंगे, पहले घर चलते हैं। ठीक है। कबीले में वापस आकर जिनलिंग को होनशी के साथ जाना पड़ा और बाकी लोगों का काम शिकार का पीछा करना और मांस का अपना हिस्सा वापस लाना था। ये कबीले का नियम था। जब भी शिकार सफल होता, मांस को आपस में बांट लिया जाता था सबके बीच। दूसरी ओर कियाओ शीशी ने उस दिन चुने गए काले छाते निकाले। मैंने उन्हें धोया और सूखने के लिए किसी ऊंची जगह पर रख दिया। माँ, क्या ये पीले मिट्टी के फल सचमुच स्वादिष्ट होते हैं? कियाओ ने एक पीला मिट्टी का फल उठाया, उसे धोया और एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। उफ, ये शकल है। उसने तुरंत गूदा थूक दिया। ये देखकर कियाओ शीशी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अगर आप इन्हें इस तरह खाते हैं तो ये अच्छे नहीं है। वह माँ बाद में इन्हें तुम्हारे लिए भून देंगी। ठीक है। पीली मिट्टी के फलों को धोने के बाद कियाओ शीशी ने खाना पकाने के लिए आग जलाई। जब लकड़ियां अच्छी तरह जलने लगी, तो उसने पीले मिट्टी के फल नीचे फेंक दिए। आग लगाकर उन्हें मिट्टी से ढक दिया। फिर वह घर के अंदर जाकर कुछ सूखा मांस लाए और उसे काटने लगी। इस दौरान जिनलिंग शिकार में अपना हिस्सा लेने के बाद वापस लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसे रोक दिया गया। मीली ने जिनलिंग को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा और उसे पाने की इच्छा भरी हुई थी। कब्जा, तुम जिनलिंग हो? जिनलिंग ने मीली की ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ। मीली ने एक कदम आगे बढ़ाया और जिनलिंग के करीब आ गई। तुम उस मादा आवारा जानवर के पति नहीं हो, तो फिर तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो? उन्हें जिनलिंग ने एक कदम पीछे हटकर उनके बीच दूरी बना ली। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर जिनलिंग जाने लगी, लेकिन मीली ने एक बार फिर उसका रास्ता रोक दिया। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मेरे क्रूर पति बनो। जिनलिंग कबीले के किसी भी पुरुष से ज्यादा सुंदर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास है एक 5 सितारा पशु आत्मा। कबीले का सबसे ताकतवर सदस्य होनशी केवल 3 सितारा है। अगर जिनलिंग मेरी बन जाती है मेरे पति, अब से मैं कबीले में जो चाहूं वो कर सकूंगी। जिनलिंग ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। दिलचस्पी नहीं है। अस्वीकृत होने पर मीली दुखी हो गई। उस मादा घुमंतु जीव में ऐसी क्या खास बात है? मेरी प्रजनन क्षमता भी बहुत अच्छी है। जब तक तुम मेरे पशुपति बनने के लिए सहमत हो जाओगे, मैं तुम्हें शावकों का पूरा झुंड दे दूंगी। दूर। जिनलिंग को उसकी बकवास सुनने की अब और परवाह नहीं थी और वह सीधे चली गई। उसके पास से गुजरे। अरे, मीली ने गुस्से में अपना पैर पटका। वह सबसे उपजाऊ और सबसे खूबसूरत महिला थी। ब्लैकस्टोन ट्राइब। इससे पहले किसी भी पुरुष ने उसे कभी अस्वीकार नहीं किया था।
नहीं, मुझे जिन लिंग को अपना पशुपति बनाना होगा। मीली की नजर घूमी और उसने देखा कि कियाओ ली और कियाओ आंग लकड़ी की बाल्टी ले जा रही है धारा की ओर। उसकी आंखों में एक ठंडी घृणा भरी तिरस्कार की मुस्कान दिखाई दी। कियाओ शीशी ने अभी सूखे मांस को काटना समाप्त ही किया था कि जिन लिंग ताजा मांस लेकर लौट आए। मांस। जिन लिंग चूल्हे के पास गई और अपने हाथ में मौजूद चाकू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जिक्सी, मुझे करने दो। कियाओ शीशी ने उसका हाथ चकमा दे दिया। कोई जरूरत नहीं है, आज आपने शिकार करने में काफी मेहनत की। मैं खाना बनाऊंगी। हम एक नई डिश ट्राई कर रहे हैं नाजरात। एक नया व्यंजन। जिन लिंग के मन में आशा की एक हल्की सी किरण जगी। शीशी सबसे साधारण भोजन को भी स्वादिष्ट बना सकती थी। ठीक है, चूंकि जिन लिंग ने ही भूरे भालू को मारा था, इसलिए होंशियुस ने उसे सबसे कोमल हिस्से का एक भाग दिया था। कियाओ शीशी ने कोमल मांस से सारी चर्बी काटकर उसे पिघलाकर तेल निकाल लिया। तेल पिघल जाने के बाद उसने एक पत्थर का घड़ा लिया और उसमें सारा तरल वसा डाल दिया। उसने पीले अर्थ फ्रूट्स को टुकड़ों में काटकर पैन में भून लिया, फिर उसमें येलो अर्थ फ्रूट्स मिला दिए। ताजे मांस के टुकड़े। कुछ ही देर में पीले अर्थ फ्रूट के साथ पके हुए मांस का एक बर्तन तैयार हो गया। स्टू परोसने के बाद कियाओ शीशी ने अपने द्वारा चुनी गई ताजी जंगली सब्जियों का इस्तेमाल किया। आज हम सब्जी और कटे हुए मांस का सूप बनाएंगे। जब सारे व्यंजन तैयार हो गए तो उसने अंत में पीले मिट्टी के फल निकाले जो लोहे के नीचे भून रहा था। ये देखकर जिन लिंग मदद करने के लिए आगे बढ़ी। बहुत गर्मी है मुझे। ठीक है, बस ऊपर से राख झाड़ दीजिए और ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कियाओ शीशी के खाना खत्म करने के बाद वह सारा खाना मेज पर ले आई। यह आश्चर्यजनक है। कियाओ ली और कियाओ आंग पानी लाने गए। वे वापस क्यों नहीं आए अभी तक? पत्थर के घर से धारा तक की दूरी इतनी नहीं थी दूर। तार्किक रूप से दोनों शावकों को बहुत पहले ही वापस आ जाना चाहिए था। कियाओ शीशी की चिंता देखकर जिन लिंग ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यह कबीला अपेक्षाकृत सुरक्षित है, चिंता मत करो। चिंता? मैं अभी उन्हें ढूंढने जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कियाओ कियाओ, तुम घर पर माँ के लौटने का इंतजार करो। कियाओ कियाओ ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। माँ, मैं घर की देखभाल करूंगा। कियाओ कियाओ को इधर उधर न भटकने के लिए कहने के बाद कियाओ शीशी जिन लिंग के साथ नदी की ओर चली गई। लेकिन वहां कियाओ ली या कियाओ आंग का कोई नामोनिशान नहीं था। कियाओ शीशी का दिल धड़क उठा। जिन लिंग, चलो अलग हो जाते हैं। मैं कबीले के आसपास खोजबीन करूंगा और तुम नदी के किनारे देख लेना। जिन लिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर आपको वे नहीं मिलते तो जनजाति के तांत्रिक के पास जाओ और उससे मदद मांगो। ठीक है। जिन लिंग से अलग होने के बाद कियाओ शीशी कबीले की ओर चल पड़ी। मेरे दोनों शावकों का अपना अपना अलग स्वभाव है, फिर भी वे खतरे को पहचानते हैं। वे यूं ही कबीले को छोड़कर नहीं जाएंगे। जैसे जैसे आकाश अंधेरा होता गया, कियाओ शीशी का दिल चिंता से भारी होता गया। जैसे ही उसे चौक के पास एक छोटा सा उपवन दिखाई दिया, उसने एक सफेद बिल्ली के बच्चे को अपने बाल फैलाए हुए देखा। अपने नुकीले दांतों से कियाओ ली को काटने के लिए झपट्टा मारा। तुम नीच आवारा जानवर के बच्चे हो। आपको हमारे समुदाय में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मान लूंगा, तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। कियाओ ली को कई सफेद बिल्ली के बच्चों ने पकड़ लिया था। जब उनमें से एक उसे काटने के लिए झपटा तो वह अचानक अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गया और उसने बिल्ली के बच्चे के हाथ को अपने जबड़ों से जकड़ लिया और एक जोरदार झटके से उसे पूरी तरह से फाड़ दिया। आह! सफेद बिल्ली के बच्चे की दिल दहला देने वाली चीख आसमान में गूंज उठी। अध्याय 29, मैं कर सकता हूं, जाओ, उसे यहीं रहने दो। कियाओ झूठ। कियाओ ली का पूरा शरीर अकड़ गया। जब वह स्तब्ध था तभी सफेद बिल्ली के अन्य शावकों ने उसके सांप जैसे शरीर में अपने दांत गड़ा दिए। कियाओ शीशी के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। वह तेजी से आगे बढ़ी और सफेद रंग को खींच लिया। बिल्ली के बच्चे दूर चले गए। तुम सब इसे बंद करो। कियाओ शीशी को आते देख सफेद बिल्ली के बच्चे डर के मारे कियाओ ली को छोड़ गए। भटकते हुए जानवर, तुमने बाव बाव का पैर काट दिया। हम तुम्हें कभी भी इस अपराध से बच निकलने नहीं देंगे। सफेद बिल्ली के बच्चों में से एक गुस्से में मुड़ा और भाग गया। कियाओ शीशी ने कियाओ ली के शरीर पर लगे घावों को देखा और उसकी आंखें लाल हो गईं। कियाओ ली वापस अपने मानव रूप में आ गया। उसकी लाल रंग की सांप जैसी पुतलियां तेजी से इधर उधर देखने लगी। कियाओ जिक्सी की नजरों से बचते हुए। कियाओ ली को चुप देखकर कियाओ शीशी ने उसके शरीर पर खून से सने घावों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसकी बाह में दर्द हो रहा था, उसका दिल पीड़ा से भरा हुआ था। ये सभी निशान उन सफेद बिल्ली के बच्चों के काटने के थे। चलिए आपको घर वापस ले चलते हैं और इन घावों का इलाज करते हैं। बाव बाव, मेरे बाव बाव, तुम कैसे हो? जैसे ही कियाओ शीशी मुड़ी, जानवरों जैसे दिखने वाले लोगों का एक समूह उसकी ओर आ गया। उनका नेतृत्व एक सफेद बिल्ली जैसी दिखने वाली महिला कर रही थी जिसने सफेद रंग की जानवरों की खाल से बनी स्कर्ट पहन रखी थी। वह घबराकर उस सफेद बिल्ली के बच्चे के पास दौड़ी जिसका पैर काट दिया गया था। कियाओ ली दर्द से कराहने लगी। जो सफेद बिल्ली का बच्चा पहले भाग गया था, उसने कियाओ ली की ओर इशारा किया। ये वही था, उस भटकते हुए सांप के बच्चे ने बाव बाव को काट लिया। ये शब्द सुनकर सभी पशु पुरुषों ने कियाओ शीशी और कियाओ ली को गुस्से से घूरकर देखा। भटकने वाले जानवर स्वभाव से ही क्रूर और नीच होते हैं। मैंने कहा कि हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। उन्हें कबीले में शामिल कर लिया। उन्होंने हमारे कबीले के एक शावक को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। मार डालो, हाँ, भटकते हुए जानवरों को मार डालो। क्रोधित जानवरों को देखकर कियाओ शीशी का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता चला गया। उसने कियाओ ली की ओर नीचे देखा और धीरे से कहा, कियाओ ली, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ था। कियाओ ली की आंखों के कोने कस गए थे, उसकी आवाज ठंडी थी। उन्होंने लकड़ी की बाल्टी चुरा ली। मैं उनके पीछे गया और उन्होंने पहले हमला किया। कियाओ शीशी तुरंत समझ गई कि सफेद बिल्ली के बच्चों ने ही परेशानी खड़ी की थी। शोर सुनकर होंशी और कबीले का शमन तुरंत वहां पहुंच गए और मुझे स्थिति का सामान्य अंदाजा हो गया। होंशी ने कियाओ शीशी की ओर नाखुशी से देखा। तुम्हारे कबीले में प्रवेश करने से पहले मेरे पिता पशु ने कहा था कि तुम्हारा यहाँ आना पूरी तरह वर्जित है, यहाँ परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए। लेकिन अभी तो सिर्फ एक दिन ही हुआ है और आपने पहले ही एक को चोट पहुंचा दी है। हमारे शावकों में से आरोप लगाने वाले दरिंदों की भीड़ का सामना करते हुए कियाओ शीशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अपरिवर्तित। उसने बस इतना पूछा, क्या आपको पूरी कहानी पता है? होंशी ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इस सांप के बच्चे ने बाव बाव का पैर काट दिया था। कियाओ ली ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उसकी लाल पुतलियां और भी अधिक चमकीली हो गईं। होंशी की ओर उनकी निगाहें बेहद आक्रामक हो गईं। कियाओ जिक्सी ने व्यंग्य किया। यह स्पष्ट है कि उन शावकों ने सबसे पहले हमारी लकड़ी की बाल्टी चुराई थी। जब उसने उसे वापस लेने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। हम तो बस अपनी रक्षा कर रहे थे। क्या है इसमें गलत क्या है? कियाओ शीशी ने कबीले के शमन की ओर देखा। मैंने पहले भी कहा था कि हम झगड़ा शुरू नहीं करते, लेकिन अगर कोई जानवर हमें धमकाने की कोशिश करेगा तो हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कबीले के शमन ने खून के तालाब में पड़े बाओबाओ पर नजर डालते हुए भौहें सिकोड़ी। भले ही यह आत्मरक्षा का मामला हो, आपको इतना अतिवादी होने की जरूरत नहीं थी। मैं गलत था, मैं भूल गया कि तुम घुमंतु प्राणी स्वभाव से ही क्रूर हो। मुझे तुम्हें अंदर आने ही नहीं देना चाहिए था। कियाओ शीशी का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। जनजाति का शमन सही और गलत की अनदेखी करने की योजना बना रहा था। गलत। कियाओ ली अचानक कियाओ शीशी की बाहों से कूद गई। मैंने ही उसे काटा था। मैं कबीले को छोड़ दूंगा। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं कर सकते उसे जाने के लिए मजबूर करो। कियाओ शीशी कियाओ ली की छोटी पतली पीठ को देखकर अचंभित रह गई। कियाओ ली को अच्छी तरह पता था कि कबीले को छोड़ने के क्या परिणाम होंगे। वह ऐसा था, वह अभी युवा थी, फिर भी उसके रुकने के लिए वह हर तरह के परिणाम भुगतने को तैयार था। वह स्वयं। कियाओ शीशी ने गहरी सांस ली। शुरू में तो मैंने सोचा था कि अगर हम सचमुच यहाँ नहीं रह सकते तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अब मुझे यही रहना होगा। हम क्यों भुगतने पड़े? कियाओ शीशी ने कियाओ ली को गोद में उठा लिया। उसकी आवाज कोमल थी। कोई बात नहीं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। कियाओ ली ने आश्चर्य से कियाओ शीशी की ओर देखा। उसने शुरू में सोचा था कि वह ऐसा करेगी, अंत में उसे त्याग देना। कियाओ ली ने अपना सिर नीचे झुकाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। लेकिन मैं उसे इतनी जोर से काट सकता था कि उसे चोट लग जाती। मुझे उसे काटने की जरूरत नहीं पड़ी, पैर अलग हो गया। क्या वह सोचेगी कि मैं बहुत क्रूर हूँ? पहले वह हमेशा मुझे एक निर्दयी बर्बर राक्षस कहती थी। उसने कहा कि जब भी मेरी दूसरे शावकों से लड़ाई होती थी तो मैं उन्हें जान से मारने की कोशिश करता था। वो एक क्रूर राक्षस से घृणा करती थी, मेरी तरह। कियाओ शीशी का दिल दर्द से भर गया जब उसने उसके छोटे से चेहरे पर हाथ फेरा। दुश्मन से लड़ते समय हद से ज्यादा आगे बढ़ने जैसी कोई बात नहीं होती। कियाओ शीशी ने कबीले के शमन की ओर देखा। जनजाति के शमन, मेरा बस एक ही सवाल है, क्या आपने जनजाति के बाहर जो शब्द बोले थे वे सच है? क्या आप भी मायने रखते हैं? कबीले के शमन ने भौहें चढ़ाई। आपने कहा था कि अगर कोई हमें धमकाने आए तो हमें पलटवार करने की इजाजत है। क्या ऐसा नहीं है? सही। कबीले के शमन का चेहरा गंभीर था। हाँ, लेकिन इस बार आप गलत हैं। मामले के स्पष्ट होने से पहले किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। बोलने के बाद कियाओ शीशी ने सफेद बिल्ली के बच्चों की ओर देखा। तुम्हारी मुलाकात कियाओ ली से कहां हुई? सफेद बिल्ली के शावकों में से सबसे लंबे शावक ने उत्तर दिया, नदी के किनारे। और जब तुमने कियाओ ली की बाल्टी चुराई तो उसे कहां फेंक दिया? सफेद बिल्ली के बच्चे ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हमने बस उसे वहीं फेंक दिया था। उसने एक दिशा की ओर इशारा किया और सभी ने उधर देखा और वास्तव में उन्हें एक टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दिया। बाल्टी। कियाओ शीशी के चेहरे पर तुरंत कठोरता छा गई। तुमने कियाओ ली को क्यों तंग किया? सफेद बिल्ली के बच्चे ने घमंड से फुफकारा। वह एक भटकता हुआ जानवर है। वह हमारे साथ एक ही कबीले में रहने के लायक नहीं है। हम वे उसे पीट पीट कर मार डालने वाले थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कबीले के शमन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। तुमने कियाओ ली की बाल्टी चुराई और उसे मारा भी। कबीले के शमन के सवालों का सामना करते हुए सफेद बिल्ली का बच्चा थोड़ा डर गया। हम उसे पसंद नहीं करते। जनजाति के शमन, तुमने उसकी बात सुनी। उन्होंने सबसे पहले कियाओ ली पर हमला किया। अगर कियाओ ली ने लड़ाई न लड़ी होती, अगर वो वापस आता तो चोट उसी को लगती। कबीले का शमन चुप रहा। कबीले के शमन, बोलना बंद करो। कृपया पहले बाओबाओ को बचाएं। जैसे ही सफेद मादा बिल्ली की चीखें सुनाई दी, आखिरकार सभी ने ध्यान दिया कि बाओबाओ ने पूरी तरह बेहोश हो गई। कबीले के शमन ने और कुछ नहीं कहा और बाओबाओ की चोटों की जांच करने के लिए उसके पास चले गए। जनजाति का शमन कैसा है? बाओबाओ, वह। कबीले के शमन ने आह भरी, उनकी आवाज में उदासी झलक रही थी। मीनिंग, बाओबाओ जीवित रहेगा, लेकिन ये पैर। एक पैर खोने का मतलब था कि वह अपंग हो जाएगा। जानवरों की दुनिया में ये निस्संदेह एक मृत्युदंड, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि बाओबाओ एक नर शावक था। अगर वह सुरक्षित रूप से बड़ा भी हो जाए तो भी कोई भी महिला उसे कभी नहीं चुनेगी। मीनिंग ने शोक से भरी एक दहाड़ मारी और कियाओ शीशी की ओर दौड़ पड़ी। क्या तुम्हारी मादा शावक के पास उपचार कौशल नहीं है? उसे यहाँ बुलाओ और मेरा इलाज करवाओ बाओबाओ। नहीं तो मैं अपने साथियों से उस सांप के बच्चे की पूंछ कटवा दूंगा। कई नर पशु पुरुष भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और वे सभी कियाओ को गुस्से से घूर रहे थे। शीशी, स्पष्टतः ये मीनिंग के साथी थे। लेकिन कबीले के शमन ने कहा, मीनिंग, उस छोटी मादा शावक की कुशलता कटे हुए घाव को ठीक नहीं कर सकती। टांग। कटे हुए पैर को दोबारा जोड़ने के लिए कम से कम 3 स्टार के कौशल की आवश्यकता होगी। कियाओ शीशी ने बाओबाओ की ओर देखा और धीरे से बोली, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। क्या कहा आपने? कबीले के शमन को अविश्वास हुआ, लेकिन उसका चेहरा तुरंत फिर से ठंडा पड़ गया। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी वह छोटी मादा शावक इसे ठीक नहीं कर सकती। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या इसका इस्तेमाल उसे ठीक करने के लिए किया जाता था? अध्याय 30। अगर आप ठीक हो सकते हैं बाओबाओ, हम तुम्हें कबीले में रहने देंगे। कियाओ शीशी ने मीनिंग का हाथ झटक दिया। वह प्रस्ताव मुझे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता। इतना कहकर कियाओ शीशी कियाओ ली को पकड़े हुए जाने के लिए मुड़ गई। चलो अब चलते हैं। कियाओ ली ने कियाओ शीशी के पशु चमड़े के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। कबीले को छोड़ना खतरनाक है। इस बार मैं तुम्हें मुझे पीछे छोड़ने दूंगा। उसकी बचकानी आवाज, जिसमें वो मजबूत बनने की बहुत कोशिश कर रहा था, ने कियाओ शीशी के दिल को पिघला दिया। उसने कियाओ ली को थोड़ा और कसकर गले लगा लिया। नहीं, तुम माँ के लाडले बेटे हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? कियाओ ली कियाओ शीशी के शरीर से टिककर लेट गई। कियाओ शीशी की गर्माहट धीरे धीरे उसे घेर लेती थी, जिससे उसका संभला हुआ छोटा सा दिल पिघल जाता था। क्या हम सचमुच जाने वाले हैं? कियाओ शीशी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक धूर्तता भरी चमक थी। अगर हम चले भी जाते हैं तो भी ऐसा नहीं होगा। डरो मत, माँ तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। बिना किसी कारण के धमकाया गया। सचमुच? कियाओ शीशी ने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि तभी शमन की आवाज सुनाई दी। उसके पीछे से बाहर। इंतजार। कियाओ शीशी रुक गई, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। शमन आगे बढ़ा। अगर आप बाओबाओ को ठीक कर सकते हैं तो हम इस मामले को छोड़ देंगे। शमन को कियाओ शीशी की ऐसी क्षमता पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। वह बहुत आत्मविश्वासी थी। कियाओ शीशी ने उपहास किया। गलती हमारी नहीं थी, आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये देखकर कि वो सचमुच जाने वाली है, शमन ने चिंता से कहा, तो फिर आप क्या चाहते हैं? तभी कियाओ शीशी ने कियाओ ली को पकड़े हुए उनकी ओर मुड़कर देखा। 2 शर्तें। पहला, कियाओ ली को तंग करने वाले सभी शावकों को उससे माफी मांगनी होगी और मेरे शावक जो भी फैसला करेगा मैं उसके अधीन रहूंगा।
कियाओ शीशी की निगाहें तेज थी, उसने तांत्रिक को देखा और धीरे-धीरे बोली। दूसरा, मैं ब्लैकस्टोन जनजाति का पुजारी बनना चाहता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शमन के चेहरे के भाव में नाटकीय परिवर्तन आ गया। क्या कहा आपने? मैंने कहा, अगर मैं उस शावक के पैर को बिल्कुल नया जैसा बना सकता हूँ, तो तुम्हें शैतान से अपील करनी होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह मुझे काले पत्थर जनजाति का पुजारी बनने दे। पशु जगत में पुजारी का पद कबीले के नेता से भी ऊंचा था और शमन, यह एक ऐसा पद था जिसके पास पूरे कबीले पर अधिकार होता था। उन पशु मानवों की दृष्टि में एक पुजारी पशु देवता से संवाद कर सकता था। के लिए कई ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज शमन नहीं कर पाता था, ऐसे में पशुमानव पुजारी से मदद की गुहार लगाते थे। उनकी जान बचाओ। यदि उनकी जनजाति नष्ट भी हो जाए तो भी किसी अन्य जनजाति में पुजारी का अत्यंत स्वागत किया जाएगा। जनजाति, तुम एक भटकते हुए जानवर हो, आप हमारे पुजारी कैसे हो सकते हैं? जी हाँ शमन, आप इससे सहमत नहीं हो सकते। कियाओ शीशी ने बेफिक्री से मुड़ा दिया, अगर आप सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं। कि दूसरी स्थिति शमन दिख रहा था। उन्हें विश्वास नहीं था कि कियाओ शीशी बाओ को ठीक कर सकती है, लेकिन उसने इतने आत्मविश्वास से बात की। फिर भी उसे डर था कि शायद उसमें सचमुच वह क्षमता है। अगर वह उसे जाने देता तो ये बहुत अच्छा होता। जनजाति के लिए नुकसान। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार शमन ने बोलना शुरू किया। अच्छा, मैं सहमत हूँ। होंगशी ने असहमति जताई। पिता, शमन, आप ऐसी मांग कैसे मान सकते हैं? हाँ, वह एक आवारा जानवर है। शमन ने खांसकर सबको चुप रहने का इशारा किया। इस बार तो वाकई बाबा और बाकी लोगों ने ही कियाओ के साथ झगड़ा शुरू किया था। झूठ, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बोलने के बाद शमन ने कियाओ शीशी की ओर देखा। मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ, लेकिन केवल इस शर्त पर कि आप में ठीक करने की क्षमता हो। बाओ बाओ, कियाओ शीशी ने ठंडी मुस्कान दी। बिल्कुल। कियाओ शीशी ने और कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। उसने शमन से बाओ बाओ को ले जाने के लिए कहा। वह अपना कटा हुआ अन्न लेकर घर आए और कहा कि वह थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएगी। कियाओ शीशी कियाओ ली को वापस उनके घर ले गई। इंतजार कर रही कियाओ ने देखा कि कियाओ ली चोटों से लथपथ है और वह दौड़ पड़ी। डर के मारे, माँ, मेरे तीसरे भाई को चोट कैसे लगी? कियाओ शीशी ने कियाओ ली को एक पत्थर के स्टूल पर बिठाया और फिर एक पत्थर के पात्र में साफ पानी भरने चली गई। उसके घावों को धोने के लिए पानी। कियाओ ली ने अपनी छोटी सी भौहें सिकुड़ी लेकिन एक भी आह नहीं भरी। कियाओ आगे आए और उसके घावों पर धीरे से फूंक मारी। कियाओ ली का कबीले के सफेद बिल्ली के शावकों से झगड़ा हो गया और उसे काट लिया गया। उन्हें, वो सफेद बिल्ली के बच्चे बहुत ही भयानक है। माँ, मुझे अपने भाई का इलाज करने दो। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। हम, धन्यवाद। कियाओ ने कियाओ ली का हाथ पकड़ा और हल्की पीली गर्म रोशनी की एक धारा प्रवाहित हुई। धीरे धीरे कियाओ ली के शरीर में प्रवेश कर गया। ये देखकर कियाओ शीशी उठी, बाहर गई और छत पर चढ़कर सामान लाने लगी। कुछ काली छतरियां जो कुछ ही समय से सूख रही थी। पुस्तिका में लिखा था कि एक काली छतरी खाने से कोई व्यक्ति खाई में गिर जाएगा। आधे घंटे की गहरी नींद। She chopped up one black umbrella, ground it into a paste and placed it in a stone bowl. माँ, कियाओ ली अब काफी बेहतर है। कियाओ शीशी घर में दाखिल हुई। कियाओ ली पहले ही सो चुकी थी और घाव उसके शरीर पर पपड़ी जमने लगी थी। कियाओ, तुमने बहुत अच्छा किया। क्या आपको आराम करने की जरूरत है? कियाओ ने अपना सिर हिलाया। इस बार कियाओ ली का इलाज करने से उसे थकान महसूस नहीं हुई। माँ, मैं ठीक हूँ। क्या आपको मुझसे कुछ करवाने की जरूरत है? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। हाँ, एक सफेद बिल्ली के बच्चे का पैर टूट गया है। मुझे उसके इलाज में आपकी सहायता की आवश्यकता है। कियाओ असमंजस में थी। माँ, क्या मैं उसे खुद ठीक नहीं कर सकती? कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। शमन इस तरह की बात सामग्री पर नजर डालते हुए पूछा। तो मैं आपके साथ चलूंगा। हम। कियाओ शीशी को सो रही कियाओ ली को घर पर अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं लगा, इसलिए उसे उठाकर ले जाना पड़ा। वह उसे अपनी पीठ पर बिठाकर चली गई। इस समय मीनिंग का पत्थर का घर जंगली आदमियों से घिरा हुआ था। वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि कियाओ शीशी बाओ को ठीक करने के लिए किस विधि का उपयोग करेगी। टूटा हुआ पैर। जब कियाओ शीशी पहुंची तो सभी पशु पुरुषों ने उसके प्रवेश के लिए रास्ता बना दिया। कियाओ ली को पास के एक पत्थर के स्टूल पर बिठाने के बाद कियाओ शीशी बिस्तर के पास चली गई। बाओ की चोट की जांच करें। बाओ कोमा से जाग चुका था और दर्द से कराहते हुए बिस्तर पर छटपटा रहा था। कियाओ शीशी, आप शुरू कर सकती हैं। कियाओ शीशी खड़ी हो गई और बोली, मैंने जो चीजें मांगी थी वे कहाँ हैं? एपिसोड 9। होंगशी ने मेज पर हड्डी की सुई और पशु के बालों का एक लंबा धागा रखा। कॉर्पोरेशन के सीईओ के केबिन में इस वक्त राघव परेशान सा कुछ डेटा जैसे ही चेक उसने कर ब्लैक रहा अम्ब्रेला था। पेस्ट निकाला और तैयारी करने उसका लगी इसे मूड बाओ को बहुत खिला दो, खराब तभी मीली था। अचानक अंदर आ उसने गई। गुस्से में कियाओ कितने ही शीशी, तुम बाओ को कर्मचारियों क्या को खिलाने वाली निकाल हो? दिया था। यह एक काली छतरी है। वहीं उसके कियाओ बगल में शीशी के खड़ी शब्द सुनते उसकी ही वहां मौजूद असिस्टेंट सभी ने भी जानवरों के अपने चेहरे सर बदल का गए। पसीना बेहद हद पोंछते तक, हुए साइड जैसा में मैंने सोचा खड़ी था, थी। एक खूंखार भटकने वाला जानवर। बात ये थी यह बाओ को कि ठीक करने का सिर्फ प्रयास नहीं शेर है, बल्कि यह उसे सुधारने की कोशिश है। उसे मार डालो। मीनिंग क्रोध से दहाड़ उठी। कियाओ शीशी, अगर तुम बाओ को मारने की कोशिश कर रही हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। शमन ने तुरंत मीनिंग के साथी को उसे काबू में करने का आदेश दिया। कियाओ शीशी, क्या तुम जानती हो कि काली छतरी खाना जानलेवा होता है? कियाओ शीशी के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक काली छतरी केवल किसी पशु मानव को अस्थायी रूप से गहरी नींद में सुला देना। ये जानलेवा नहीं है। मीली ने उपहास करते हुए कहा, शमन, तुम उसके झांसे में नहीं आ सकते। वह बस बाओ को मारना चाहती है। कियाओ शीशी की ठंडी निगाहें मीली की ओर घूम गईं। उसे मारने से मुझे क्या फायदा होगा? शमन को लगा कि कियाओ शीशी की बात में दम है। शुरू करना। कियाओ शीशी ने सीधे बाओ को ब्लैक अम्ब्रेला का पेस्ट खिलाया। मीनिंग ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन तांत्रिक ने उसे रोक दिया। ब्लैक अम्ब्रेला खाने के बाद बाओ गिर गया, सो गया। कियाओ इधर आओ। कियाओ आज्ञाकारी होकर आगे आई। उसकी टूटी हुई टांग को पकड़कर मां की मदद करो। ठीक है। कियाओ के मन से डर पूरी तरह गायब हो गया था। उसके छोटे छोटे हाथों में टूटा हुआ पैर थामे हुए उसके चेहरे पर एक नन्हा सा भाव था। दृढ़ता से कियाओ शीशी ने हड्डी की सुई ली और शुरू कर दी टूटी हुई टांग पर टांके लगाए। कियाओ, क्या तुम्हें याद है मां ने क्या कहा था? क्या आप यहाँ आ रहे हैं? मुझे याद है। अच्छा, बस अभी जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। उस नन्ही आत्मा ने कहा था कि एक तारा पशु आत्मा से प्राप्त उपचार कौशल से ऐसा नहीं हो सकता। कटे हुए अंग को पुनर्जीवित करना, ये टांके लगे घाव को भी ठीक कर सकता है। जब तक कियाओ बाओ के कटे हुए पैर को वापस नहीं जोड़ देती, तब तक वह अपनी कला का उपयोग कर सकती थी। उसे ठीक होने में मदद करें। जब कियाओ शीशी ने टांके लगाने का काम लगभग पूरा कर लिया, तो कियाओ ने अपनी कुशलता का उपयोग करते हुए घाव का इलाज किया। उस कौशल की शक्ति से कभी भयानक दिखने वाला घाव तेजी से ठीक होने लगा।
कियाओ कियाओ का चेहरा पीला पड़ते देख कियाओ शीशी ने झट से कहा, कियाओ कियाओ, ये तो लगभग पर्याप्त, अब हम रुक सकते हैं। कियाओ कियाओ ने सिर हिलाया, अपना हाथ छोड़ा और कमजोरी से कियाओ शीशी की बाहों में गिर पड़ी। कियाओ शीशी ने उसे उठा लिया। मी निंग ने अधीरता से अपने पशु मानव साथी से खुद को मुक्त किया और जांच करने के लिए आगे बढ़ी। अचानक वह शोक से भरी चीख निकल पड़ी। बाओ बाओ, मीली की आंखों में जीत की मुस्कान झलक उठी। शमन, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस भटकते हुए जानवर ने बाओ बाओ को मार डाला। जल्दी करो और उन्हें गिरफ्तार करो। शमन के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे। मम्मी। शमन के कुछ बोलने से पहले ही बाओ बाओ की कमजोर आवाज सुनाई दी। अविश्वास से भरी मी निंग की आंखें हैरानी से खुल गईं। बाओ बाओ, तुम कैसे हो? बाओ बाओ। बाओ बाओ बिस्तर पर उठ बैठा और अपने घायल पैर को हिलाते हुए आश्चर्य से पूछा, क्या यह मेरा पैर नहीं था? अलग कर दिया गया, ये दोबारा कैसे उगाया? शमन ने बाओ बाओ के पैर की जांच करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। हालांकि पैर पर टांकों के भद्दे निशान थे, फिर भी वह हिल डुल सकता था। शमन अपना सदमा छुपा नहीं सका। आपने वह कैसे किया? कियाओ शीशी एक पत्थर के स्टूल पर बैठ गई। क्या आप सब अभी अभी नहीं देख रहे थे? शमन ने भौहें चढ़ाई। उसने वास्तव में कियाओ शीशी को बाओ बाओ का पैर वापस सिलते हुए देखा था, लेकिन सिर्फ उसे वापस सिल देने से बाओ बाओ का ठीक होना संभव नहीं था। शमन, क्या आपको अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए? गंभीर भाव से शमन ने सफेद बिल्ली के उन शावकों को अपने पास बुलाया जिन्होंने कियाओ को तंग किया था। शीशी के बच्चे आगे आकर उनसे औपचारिक रूप से माफी मांगते हैं। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से यह भी कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं अपना वादा पूरी तरह निभाऊंगा। कियाओ शीशी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कियाओ ली और कियाओ कियाओ को उठाया और उसकी ओर चल पड़ी। दरवाजा, तो चलिए इसे कल करते हैं। इतना कहकर वह पीछे मुड़े बिना चली गई। अब वहां मौजूद सभी जानवर जैसे दिखने वाले लोग पूरी तरह से सदमे में उसकी पीछे हटती हुई आकृति को घूर रहे थे। कियाओ शीशी को जाते देख मीली ने नाखुशी से आह भरी। कियाओ शीशी के जाने के बाद शमन ने अन्य पशु पुरुषों को विदा कर दिया। इसके बाद वह होंगशी के साथ चले गए। पत्थर के घर में लौटते ही शमन इधर उधर टहलने लगा। अपने हाथों को पीछे बांधे हुए वह इतना उत्साहित था कि उसके सिर के पंख हिल रहे थे। हर कदम के साथ, मैंने होंगशी जैसी इतनी सक्षम महिला पहले कभी नहीं देखी। शमन ने होंगशी का हाथ पकड़ लिया। होंगशी अभी भी अपने पहले के सदमे से उबर नहीं पाए थे। पिताजी, क्या आप सचमुच उसे पुजारिन बनाने जा रहे हैं? कबीले का सरदार अभी तक वापस नहीं आया है। अभी तक। शमन ने होंगशी की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, अगर उसे कियाओ शीशी की क्षमताओं के बारे में पता होता तो वह मेरे फैसले से सहमत होंगे। अब मुझे आपसे इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। क्या बात है पिताजी? होंगशी, मैं चाहता हूं कि तुम कियाओ शीशी की साथी बनो। किसी कारणवश होंगशी के मन में अचानक कियाओ शीशी की छवि उभर आई। खूबसूरत फिर भी दृढ़ चेहरा। उसने भी कभी उसके जैसी महिला से मुलाकात नहीं की थी। तुम्हारा उसका साथी बनना हमारी जनजाति के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्या आप मेरे कहे का मतलब समझो? उनके छोटे से कबीले होने का एक मुख्य कारण शक्तिशाली पुरुषों की कमी थी। पशुमानव। इससे पहले उनके पास 3 सितारा पशु आत्माओं वाले कई पशुमानव थे, लेकिन वे मारे गए थे शिकार के दौरान। खूंखार जानवर। अगर वे कियाओ शीशी को यही रोक सके और उसके कौशल का उपयोग करके अपने घायलों का इलाज करवा सके तो बेहतर होगा। पशु मानवों के युद्ध में होने वाले नुकसान में काफी कमी आएगी। जहां तक मैं देख सकता हूं, वो गोल्डन टाइगर बीस्ट अभी तक उसका साथी नहीं है। और अगर वह होता भी तो भी आपके घर के लिए एक ऐसे विशेषज्ञ का होना अच्छा होगा जिसकी आत्मा 5 सितारा पशुवत हो। आपको उससे अच्छे से तालमेल बिठा लेना चाहिए। होंगशी ने कियाओ शीशी और जिनलिंग के आपसी व्यवहार को याद करते हुए माथे पर शिकन डाली। वह अचानक मुझे नर गोल्डन टाइगर देखने में भद्दा लगा। मैं समझ गया पिताजी, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हम जाओ और एक नोटिस भेजो। सभी पशु पुरुषों को कह दो कि वे कल चौक में इकट्ठा हो। हाँ। ... 2 शावकों को लेकर पत्थर के घर में लौटने के बाद कियाओ शीशी ने उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया और उन्हें अंदर रख दिया। जैसे ही वह पत्थर के घर से बाहर निकली, उसने जिनलिंग को कियाओ को गोद में लिए वापस आते देखा। इंग, जिक्सी, मुझे कियाओ आंग मिल गया। क्या आपको कियाओ ली मिली? जिनलिंग की गोद में थके हारे शावक को देखकर कियाओ शीशी चिंतित हो गई। कंधा, मैंने उसे ढूंढ लिया, वह अभी अंदर सो रहा है। कियाओ आंग का क्या हुआ? जिनलिंग ने कहा, वो लकड़ी की तलाश में नाले के किनारे किनारे पूरी तरह नीचे की ओर चला गया। बाल्टी। जिनलिंग ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि कियाओ आंग तेज धारा में बह गई थी। नहीं करने के लिए अगर वह अपनी जान बचाने के लिए एक नीची शाखा से चिपका रहता तो वह बह जाता। कियाओ शीशी ने झटपट कियाओ आंग को अपनी बाहों में भर लिया। जब तक आप ठीक हैं, अगली बार जब आप नाले के पास जाएं तो आपको अधिक सावधान रहने की जरूरत है। कियाओ शीशी के सहारे आराम करते हुए कियाओ आंग ने सिसकते हुए कहा, उन सफेद बिल्ली के बच्चों ने हमारे बाल्टी। कियाओ आंग ने बताया कि वे नाले से पानी भर रहे थे, तभी कुछ सफेद बिल्लियां वहां आ गईं। शावक आए, उनकी बाल्टी छीनी और भाग गए। वह और कियाओ ली पीछा करने के लिए अलग हो गए थे। जैसे ही वह एक को पकड़ने ही वाला था, सफेद बिल्ली के बच्चे ने बाल्टी को नाले में फेंक दिया और वह खुद उसके पीछे कूद गया। कियाओ आंग की कहानी सुनकर कियाओ शीशी का वह गुस्सा जो उसने अभी अभी दबा रखा था, एक बार फिर भड़क उठा। मैंने उनके लिए जो शर्तें रखी थी वे बहुत ही नर्म थीं। क्या गलत कुछ हुआ क्या? जिनलिंग को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि कियाओ शीशी के मूड में कुछ गड़बड़ है। कियाओ आंग को घर के अंदर ले जाने के बाद ही कियाओ शीशी ने जिनलिंग को सारी घटना बताई। पहले जिनलिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी सुनहरी आंखों में गहरी उदासी छा गई। अगर आप जाना चाहते हैं तो हम कल सुबह सबसे पहले निकल सकते हैं। ऐसा नहीं था कि कियाओ शीशी ने इस विकल्प पर विचार नहीं किया था, लेकिन अगर हम किसी दूसरे कबीले में जाते हैं तो क्या वहां के पशु मानव भी हमें उसी तरह नहीं ठुकरा देंगे जैसे वे यहाँ ठुकराते हैं? ब्लैकस्टोन ट्राइब, भले ही हम चले जाएं, मैं पहले पुजारिन का पद हासिल कर लूंगी। भविष्य में हम जहां भी जाएंगे, इस स्थिति के कारण दूसरे लोग हमारे प्रति अधिक सतर्क रहेंगे। हम रात में जिनलिंग पत्थर के घर के बाहर खड़ी होकर कियाओ शीशी की स्थिर सांसों को सुन रही थी। शावक, कुछ क्षण बाद वह चुपचाप पत्थर के घर से चला गया। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, होंगशी प्रकट हुई और उसकी ओर चलने लगी। होंगशी को समझ नहीं आ रहा था कि आज रात उसे नींद क्यों नहीं आ रही है या किस बात ने उसे कियाओ की ओर आकर्षित किया है। शीशी का घर, उनकी निगाहें मिली। होंगशी ने जिनलिंग से निकलने वाली दमनकारी आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वे सफेद बिल्ली के बच्चे जिन्होंने कियाओ ली को तंग किया था। ये किन परिवारों से संबंधित है? जिनलिंग उसने पूछा, उसकी आवाज बेहद शांत और भयावह थी। होंगशी के दिल में एक अशुभ भावना पैदा हो गई। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? अंधेरे में जिनलिंग ने अपने नुकीले पंजे फैलाए। मुझे अभी बताओ और मैं उनकी जान बख्श दूंगा। होंगशी के चेहरे का रंग उड़ गया।
क्या तुम पागल हो? क्या तुम मादाओं और शावकों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हो? जिनलिंग की निगाहें अपरिवर्तित रहीं, बल्कि और गहरी और गंभीर होती गईं। एक ठंडी हवा का झोंका आया और हॉन्गशी के शरीर में सुनहरी बिजली की एक धारा दौड़ गई। हॉन्गशी दर्द से चीख उठा और घुटनों के बल गिर पड़ा। जिनलिंग ने हॉन्गशी के कंधे पर अपना पैर रख दिया। परिवार के सभी पुरुषों को बुलाओ। हॉन्गशी के मुंह के कोने दर्द से फड़क रहे थे और उसने अपने दांत भींच लिए थे। डॉट डॉट डॉट। कियाओ शीशी बहुत गहरी नींद सोई और जब वह उठी तब तक सूरज निकल चुका था। वह उठी और बाहर गई, जहां उसने जिनलिंग को एक पत्थर के स्टूल पर बैठे हुए एक खेत की देखभाल करते देखा। आग। हलचल सुनकर जिनलिंग उसकी ओर मुड़ा, उसकी आंखों में एक सौम्य मुस्कान थी। आप जाग चुके हैं। मैंने आपके लिए पहले से ही पानी तैयार कर रखा है। जाओ हाथ मुंह धो लो। हम। जिनलिंग, तुम कब उठी? बस अब। कियाओ शीशी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। पानी इतना गर्म हो ही नहीं सकता था। जल्दी से। चेहरा धोने और बाहर आने के बाद कियाओ शीशी ने एक नर सफेद बिल्ली जैसे दिखने वाले राक्षस को देखा। जिनलिंग से बात कर रही हूँ। जैसे ही वह करीब आए, उसने देखा कि उस नर जानवर का चेहरा काला और नीला पड़ गया था, एक तरफ पूरी तरह से सूजा हुआ है। वह जिनलिंग से बेहद डरा हुआ लग रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंखें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। कियाओ शीशी अचंभित थी। क्या जिनलिंग इतनी डरावनी है? ऐसा नहीं। जिनलिंग मुड़ी चूल्हे के पास गई और भुने हुए पीले मिट्टी के फलों को बर्तन से बाहर निकाल लिया। उन्होंने कहा कि शमन जल्द ही सभी पशु पुरुषों को वेदी पर इकट्ठा करेगा और हमें बताया। चल देना। ठीक है। कियाओ शीशी के खाना खत्म करने के बाद शावक जाग गए। कियाओ ली पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जब कियाओ शीशी ने उसे उठाया तो वह अब और नहीं था, उसे पहले की तरह ही संघर्ष करना पड़ा। क्या आपको अभी भी कहीं अस्वस्थ महसूस हो रहा है? हालांकि उसने पहले ही कियाओ ली के बारे में पता कर लिया था, फिर भी वह पूछे बिना नहीं रह सकी। कियाओ ली ने अपना सिर हिलाया। मैं अब ठीक हूँ। कियाओ शीशी उसे गोद में लेकर बाहर चली गई। कियाओ ली आज कुछ ज्यादा ही चिपकू स्वभाव की लग रही थी। कियाओ शीशी ने तो उसे नाश्ता भी खिलाया। कियाओ शीशी को लगा कि वह अभी भी अस्वस्थ है और उसे घर पर आराम करने के लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन कियाओ ली ने उनके साथ वेदी तक जाने की जिद की। जब तक कियाओ शीशी और उसका परिवार वेदी पर पहुंचा, तब तक नीचे का इलाका पहले से ही रोशन हो चुका था। जानवरों से खचाखच भरा हुआ। ये तो महिला कियाओ शीशी है, किसी ने चिल्लाया और लगभग सभी जानवर जैसे दिखने वाले लोग कियाओ शीशी और उसके परिवार की ओर देखने के लिए मुड़ गए। कियाओ शीशी शावकों को वेदी पर ले गई। उन्हें देखकर शमन ने होंगशी से उन सफेद बिल्ली के बच्चों को लाने को कहा जिन्होंने कियाओ को तंग किया था। लाए और उसका भाई एक दिन पहले। कियाओ शीशी ने देखा कि होंगशी अजीब तरह से चल रही थी। सफेद बिल्ली के शावकों का नेतृत्व कर रहे नर जानवरों को भी अलग अलग स्तर की चोटें आई थीं। उनके चेहरे और शरीर। कियाओ शीशी को यह बहुत अजीब लगा। सफेद बिल्ली के बच्चे भयभीत होकर कियाओ शीशी की ओर देखने लगे। शमन ने कियाओ शीशी से कहा, वे सभी यहाँ हैं। आप तय करें कि उनसे कैसे निपटना है। सफेद बिल्ली के बच्चों के माता पिता ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की। आवाज निकालें, उनका आक्रोश स्पष्ट हो जाए। कियाओ जिक्सी ने कियाओ को लिटा दिया। कियाओ ली, मैं इन सफेद बिल्ली के बच्चों को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। आप उनसे जैसे चाहें वैसे निपट सकते हैं। इच्छा। कियाओ ली की लाल सर्पाकार पुतलियां पल भर में सिकुड़कर खड़ी दरारों में बदल गईं, उसकी निगाहें स्थिर हो गईं। सफेद बिल्ली के बच्चों पर निर्दयता से उसने अपना हाथ उठाया और सबसे मजबूत दिखने वाले सफेद बिल्ली के बच्चे की ओर इशारा किया। क्या तुम ब्लैकस्टोन जनजाति के सबसे ताकतवर शावक हो? बाई शिंग ने अपना सिर उठाया। ये सही है, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि राक्षसों की भीड़ में हलचल मच गई। उन्होंने मान लिया था कि वांडरिंग बीस्ट के क्रूर स्वभाव को देखते हुए वह मांग करेगा सफेद बिल्ली के बच्चों का जीवन। पुरुषों के बीच द्वंद्व युद्ध सबसे निष्पक्ष प्रकार का युद्ध था। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने कियाओ ली पर भरोसा किया। बाई जिंग ने नाक सिकोड़ी। अच्छा। शमन को महज द्वंद्व युद्ध की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। सभी पशु मानवों ने मिलकर एक खुला स्थान तैयार किया। शुरू करना। शमन ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि कियाओ ली अपने सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और बाई जिंग के पैर के चारों ओर लिपट गया। जब तक बाई जिंग ने प्रतिक्रिया करते हुए अपने नुकीले पंजों से वार किया, तब तक कियाओ ली पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वह फुर्ती से उसके शरीर पर ऊपर की ओर सरक गई। फिर अपने मानव रूप में वापस आकर उसने बाई को पटक दिया। जमीन पर गिरना। बाई जिंग मुंह के बल मिट्टी में जा गिरा। उसके उठने से पहले ही कियाओ ली हिल गई थी। वह वापस अपने सर्प रूप में आ गया और उसकी दोनों टांगों के चारों ओर कसकर लिपट गया। बाई शिंग फिर से गिर गया। आह। लगातार 2 बार नीचे गिराए जाने के बाद बाई जिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लेकिन ये किसी काम का नहीं है। वह पलटवार करने का मौका पहले ही खो चुका था। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, कियाओ ली ने उसके सिर के चारों ओर कुंडली मार ली और अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। बिल्ली के बच्चे की गर्दन के विरुद्ध। ब्लैकस्टोन जनजाति के पशुमानव भयभीत होकर यह सब देख रहे थे। कियाओ ली पहले से ही इतना शक्तिशाली था और वह अभी तो बस एक बच्चा ही था। जब वह बड़ा होगा तो कितना खौफनाक होगा। कियाओ ली ने दांत नहीं काटे। इसके बजाय वह वापस अपने मानव रूप में आ गया और उसने मुक्त कर दिया उसे। बाई शिंग जमीन से उठ खड़ा हुआ। जिस तरह से उसने कियाओ ली को देखा वह बिल्कुल बदल गया। रूपांतरित। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। अब तुम कबीले के सबसे ताकतवर शावक हो। कियाओ ली के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो बस कियाओ शीशी के पास लौट आया। उसकी सर्पाकार पुतलियां आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देख रही थी। कियाओ शीशी समझ गई। वह नीचे झुकी और उसने उसका छोटा सा हाथ हल्के से दबाया। मेरी कियाओ ली कमाल की है। कियाओ ली ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और कियाओ शीशी से नजरें हटा ली, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। उसके होठों के कोने मुस्कान में ऊपर की ओर मुड़ने से रोकने के लिए। हम्फ। अगर मैं उस सफेद बिल्ली के बच्चे से द्वंद्व युद्ध करूं तो मैं भी जीत सकता हूं। कियाओ आंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। स्पष्ट रूप से वह आश्वस्त नहीं थी। कियाओ शीशी ने उसे दिलासा देते हुए थपथपाया और फिर शमन की ओर देखने के लिए खड़ी हो गई। शमन समझ गया और उसने कियाओ शीशी को वेदी के केंद्र में बैठने का इशारा किया। इसके बाद मैं पशु देवता से प्रार्थना करूंगा कि वह महिला कियाओ शीशी को हमारे काले रंग की पुजारिन बना दे। स्टोन ट्राइब। इस बार एक भी पशुमानव विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। शमन ने अपनी उंगली काट ली, अपने सिर के मुकुट से एक पंख निकाला और उससे खून टपकने लगा। इस पर वह बार बार उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा और एक ऐसा मंत्र जपता रहा जिसे कियाओ शीशी समझ नहीं पा रही थी। कुछ समय बाद शमन अंततः रुका और जनजाति के पशु मानवों की ओर देखने लगा, एक के बाद एक। उसकी बात सुनकर होंगशी कियाओ शीशी के पास गया, अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद गिरा दी। उसके पैरों के पास रखी एक क्रॉस के आकार की पत्थर की डिस्क पर।
उसके बाद एक के बाद एक जानवर जैसे दिखने वाले लोग आगे आए और अपने खून की एक एक बूंद मिला दी। यह अनुष्ठान कियाओ शीशी की पुजारी के रूप में स्थिति को उनकी स्वीकृति का प्रतीक था। अंत में मीली की बारी आई। मीली का चेहरा उदास था और उसने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। शमन, वह एक भटकती हुई जानवर है। मीली, वह जल्द ही ब्लैकस्टोन जनजाति की पुजारिन बनने वाली है। यहाँ ऊपर आ जाओ। मीली ने अपने दांत पीस लिए। मैंने मना कर दिया। शमन ने भावहीनता से कहा, यदि तुम इच्छुक नहीं हो तो तुम ब्लैक को छोड़ सकते हो। स्टोन ट्राइब। मीली को विश्वास नहीं हो रहा था कि शमन कियाओ शीशी के खातिर उसे घर से निकाल देगा। वह ब्लैकस्टोन जनजाति की सबसे सुंदर और सबसे उपजाऊ महिला थी। वह बूढ़ा जरूर पागल हो गया होगा। ऊपर आओ। दांत पीसते हुए मीली कियाओ शीशी के सामने चली गई और गुस्से से अपने खून की एक बूंद गिरा दी। गिरना। जैसे ही उसके खून की बूंद गिरी, कियाओ शीशी को एक लाल चमक ने घेर लिया। कियाओ शीशी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई अजीब शक्ति उसके शरीर में समाहित हो रही हो, जिससे उसे अजीब सी अनुभूति हो रही थी। बहुत हल्का और अधिक आरामदायक। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सारी लाल रोशनी उसके और उसके बीच के स्थान पर केंद्रित हो गई थी। वह अंततः गायब हो गई। अनुष्ठान पूर्ण हो गया है। आज से तुम काले पत्थर के पुजारी हो। जनजाति। कियाओ शीशी खड़ी हो गई।